Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, A-Lit, CLAT PG, NLS एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। उससे पहले CLAT UG का विजेता बैच 2023 का हमारा नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। CLAT PG का अचीवर्स बैच नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। NLS का ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें आपको ड्यूअल LBJ कोर्स का एक्सेस मिलेगा, ये भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। क्लैट यूजी का अवेंजर बैच हमारा नेक्स्ट वीक से शुरू होने जा रहा है। प्लस इफ यू वांट आप क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें कि 7 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी। प्लस आपको मॉक टेस्ट जो है वो 50 के आसपास इसमें मिलेंगे। तो ये सारी चीजों की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन से आप कर लो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड, वहां पे डेमो क्लासेस देख लो, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, कॉन्टेक्ट करके भी ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। देखिए यहाँ पे 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो आज हमें देखने हैं। सबसे पहले तो हेडिंग द G20 एंड न्यू दिल्ली चॉइस। दूसरा यहाँ पे एक है कीप इट सिंपल। ये आर्टिकल बेसिकली आया क्या है कि अभी कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी कि आधार कार्ड को आपकी वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है। और यहाँ पे ट्यूनीशिया का एक आर्टिकल आया है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट ठीक है इसको अपन काइंड ऑफ रिवीजन की तरह कर लेते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं डिटेल में आज के हमारे डिस्कशन को, और फिर जो न्यूज देखनी होंगी वो देख लेंगे। सबसे पहला है हेडिंग द G20 एंड न्यू दिल्ली चॉइस। देखो बेसिकली है क्या, 2023 के अंदर इंडिया जो है ना वो हेड करने वाला है G20 को। कैसे क्या होता है इस पर मैं आऊंगा, पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। ये रहा, ठीक है। तो द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 2021 में थी इटली के पास, इस बार है इंडोनेशिया के अंदर, एंड 2023 में इंडिया के पास रहेगी। और जहां पे ये प्रेसिडेंसी होती है ना, मोस्टली वहीं पे समिट होती है। जैसे कि इस साल की आप समिट देखेंगे इंडोनेशिया में G20 की होनी है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं G20 के बारे में और इंडिया का क्या रिलेवेंस है, G20 की स्थापना कैसी हुई और सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए G20 के बारे में आपको बताऊं तो लेट 90s में मैक्सिकन, एशियन एंड रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखी गई थी। उसके बाद हुआ ये कि जो विश्व की डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, इनको ये चीज समझ में आई कि सिर्फ हम आपस में ही आगे नहीं बढ़ सकते, अगर हमें पूरा विश्व को लेके आगे बढ़ना होगा तभी हम भी ग्रो करेंगे और पूरा वर्ल्ड ग्रो करेगा, जिससे कि इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड में चीजें बेटर हों। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद इस तरीके की एक डिमांड है कि चलो कुछ इस तरीके का क्रिएट किया जाए। और वहां से जो है ना G20 आपके सामने कहीं कह सकते हो कि जो है स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये एक बेसिक पॉइंट था जहां से G20 को आप कह सकते हो कि ये स्टार्ट हुआ। G20 जो है ना, पहले तो देखो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबली इकोनॉमिकली चीजों पे डील करता था, लेकिन आज की डेट में विश्व में जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं ना, उनकी चर्चा G20 में होती है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा स्पेन जो है वो परमानेंट इन्वाइटी है इसका, और भी इंटरनेशनल एजेंसी हैं जैसे कि UN, IMF, एशियान, अफ्रीकन यूनियन एक्सेट्रा, इसके जो परमानेंट इन्वाइटी की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपने G20 के बारे में देखा। आपने ये भी देखा G20 फॉर्म कैसे हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस जब आ रही थी तो उस समय इन डेवलप्ड कंट्रीज को लगा कि भैया बाकी कंट्रीज को भी साथ लेके चलने की जरूरत है, तो यहां से आपने बेसिक थोड़ा सा इसका आइडिया लिया। इसके बाद देखिए G20 अगर हम देखें तो विश्व की 80% ऑफ वर्ल्ड की GDP जो है वो G20 से है। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है G20 से है। 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है G20 से है। 1999 में ये फाउंड की गई थी, और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मैंने आपको जैसे कि बताया, पहले इसमें देखिए जो है ना होता ये था कि हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन विद टाइम जो है ऐसा होने लगा कि अब हेड ऑफ द स्टेट की भी मीटिंग होने लग गई है, जिसमें 2011 के अंदर पहली बार समिट हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि अब हर साल एनुअली होगा। उससे पहले होता था, नहीं होता था, बट 2011 में G20 की समिट में ये बात हेल्ड हुई कि अब ये एनुअली होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ ए रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मतलब उस साल वो कंट्री हेड करेगा। जैसे कि हमने देखा 2021 में इटली ने किया, 2022 के अंदर इंडोनेशिया ने कर रहा है, एंड 2023 में अपना इंडिया करेगा, जिसमें 2023 के अंदर समिट भी इंडिया के अंदर होगी, जिसको ट्रॉयका बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये जो प्रेसिडेंसीज हैं ये किस तरीके से आती हैं या किस तरीके से चुनी जाती हैं। तो द प्रेसिडेंसी एडेड बाय द कंट्रीज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी बिफोर एंड आफ्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द एजेंडा ऑफ ईच ईयर समिट। तो जैसे कि ये जो 3 कंट्रीज हैं, जैसे कि 2021, 22, 23 वाली, तो इनका जो समूह ट्रॉयका कहलाएगा।
तो ये लोग मिलके एजेंडा डिसाइड करेंगे कि G20 का एजेंडा क्या रहने वाला है। और G20 को हर कंट्री के तरफ से एक शेरपाज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इंडिया का कोई शेरपा जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है G20 के अंदर, और जो भी हमारी गवर्नमेंट चाहती है वो उनके बिहाफ पे वहां पे डिसीजंस लेता है। तो ये बेसिक वर्किंग है G20 की, जो मैंने आपको समझा दिया है। इंडिया 2030 में प्रिसाइड करने वाला है, तो थोड़ा सा हमारा रोल भी बढ़ जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ था। अब अगला आर्टिकल है कीप इट सिंपल। ये आर्टिकल क्या कहता है, देखो कुछ दिन पहले एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि आधार कार्ड को अब वोटर आईडी से भी लिंक कर दो। इसका पीछे कारण क्या था, देखो हो ये रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग राजस्थान में रहते हैं, फिर वो जॉब करने के लिए यूपी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिहार में रहते हैं, फिर वो जॉब करने के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो इससे क्या होता था ना, उन लोगों के बहुत जगहों पे देखने को मिलता था कि दो दो जगह वोट्स डाल लेते थे या इस तरीके की चीजें होती थी। अब आधार कार्ड से लिंक करने का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि भाई एक आदमी फिर एक आधार से एक ही बार वोट दे पाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स जो क्रिटिसिज्म होता है सबसे ज्यादा, वो क्यों होता है? देखो सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि आधार कार्ड से जब लिंक कर दिया जाएगा वोटर आईडी, तो बहुत सारी डिटेल्स जो है ना वो डोमेन में आ जाएंगी गवर्नमेंट के। जैसे कि भाई कौन सा किस एज का बंदा है, कोई कौन से एज का बंदा है। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आज की डेट में यूथ जो है, जो 20 से 30 के बीच का आदमी है, उसको कुछ अलग एजेंडा चाहिए अपने जिंदगी में। वहीं जो 40 से 50 के बीच में, उसको कुछ अलग एजेंडा चाहिए। जो 60 से 70 के बीच में लोग हैं, उनकी कुछ अलग डिमांड होगी। तो फिर क्या करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, जब इस तरीके का डेटा आ जाएगा कि कौन सा एज ग्रुप का बंदा कहाँ पे है और वो कितना वोट डालने वाला है, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज होंगी जिसके थ्रू डेटा लीक होगा या जो भी चीजें होंगी, ये उन पर्टिकुलर लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज उस पर्टिकुलर ग्रुप को उस तरीके की एड दिखवाएगी या उस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेगी जैसा उनका व्यक्तित्व है। जैसे कि अभी आप सोचो कि 20+ वाले को क्या चाहिए, जॉब चाहिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए, प्रीवीसी चाहिए। पर 70-60+ वाले आज भी बहुत अलग अलग रिलीजियस्टिक भावनाओं में चल रहे होंगे, 50+ वालों का अलग चल रहा होगा। तो उनको उस तरीके की चीजें बताई जाएंगी जिस तरीके का उनका डिमांड हो। तो ये जो डेटा है ना, ये लीक हो सकता है। तो इसका एक बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई ये करना गलत है, और इसलिए गलत है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को एक टूल मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट करने का, लोगों को मैनिपुलेट करने का। तो ये बेसिक इस पे था। लेट्स सी इसमें क्या होता है, क्या अभी इस पे देखो चल रहा है, हुआ नहीं है। जब होगा तब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में मैंने बात डाल दी है। अगला आर्टिकल जो है वो ट्यूनीशिया की डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। ये हमने एक बार बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब टेक्स्ट वाले पेज पे इस पे निकला था। पहले मैं थोड़ा सा आपको अरब स्प्रिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ गरब है ना, अरब स्प्रिंग क्या है? तो अरब स्प्रिंग यार एक मूवमेंट था जो 2010 से शुरू हुआ था। अभी मुझे एग्जैक्ट कहानी तो याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे जो याद है अभी, जो मुझे रिमेम्बर हो रहा है कि एक ब्रेड सेलर था, उसको एक लोकल पुलिस ने मार दिया था। और उसके बाद ना हुआ ये कि भाई वहां से ये जो आपकी मोस्टली जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनमें यहाँ पे फिर एक डिमांड उठ गई कि यार डेमोक्रेसी चाहिए। जो भी वहां पे शासन चल रहा था उस समय, डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उनके अगेंस्ट में ये आवाज उठने लगी कि भाई यहाँ में डेमोक्रेसी चाहिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अरब स्प्रिंग ना सबसे पहली बार किस कंट्री से उठी थी। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, नहीं भी पता हो तो रिसर्च करके कमेंट में डालो, जिससे कि कभी जिंदगी में भूलो ना। अभी ट्यूनीशिया में क्या हुआ, अगस्त 16 में एक रेफरेंडम कराया गया था काइस सईद जी के द्वारा, जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं। और उस रेफरेंडम का रिजल्ट आया जिसमें ये हुआ कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने प्रपोज किए हैं, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनता से कोई भी चीज पूछी जाती है कि आपको इसके ऊपर क्या लगता है, आपको ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस तरीके की चीजें। इन्होंने देखो किया क्या, बेसिकली काइस सईद जी पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर रख ली है और बाकी जितने भी पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, सबको बिल्कुल लो पावर कर दी है। तो ये एक काफी क्रिटिसिज्म इनका इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। लेकिन रेफरेंडम में वहां की जनता ने तो दिखाया कि भैया हमने सपोर्ट किया है, लेकिन उसका भी ये है कि शायद आई थिंक 40-50% लोगों ने वोट डाला था और इस तरीके की चीजें हुई थी। तो वही यहाँ पे चीजें हैं कि भाई अभी ये गलत हो रहा है एंड प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा पावर ले रहे हैं। काइस सईद इनका नाम है, हमने डिटेल में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्यूनीशिया की हालत देख लो। ट्यूनीशिया जो है, इन्फ्लेशन रीच अराउंड 8%, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज 16%, 40% अमॉन्ग द यूथ।
करेंसी जो है इनकी डिप्रिशिएट हुई है बाय 60%, परचेजिंग पावर फेल बाय 40%। ट्यूनीशिया का क्रेडिट रैंकिंग जो है वो डाउनग्रेड हो गया है CCC पे। वॉर इन यूक्रेन की वजह से व्हीट सप्लाईज यहाँ पे नहीं पहुंच रही थी। एक न्यूज यहाँ पे फैली कि फूड शॉर्टेज हो रहा है, तो इन्होंने जो है काइस सईद ने न्यूज ऐसा ऑर्डर निकाल दिया कि जो जो इस तरीके की न्यूज फैला रहा है सबको अरेस्ट करो, जबकि ये बात सच थी। तो इस तरीके की चीजें हैं। IMF से इन्होंने 4 बिलियन का भी उधार मांगा है। तो ये है ट्यूनीशिया की अभी पूरी हालत। तो ये था पूरा मसला। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नीतीश गवर्नमेंट विंस फ्लोर टेस्ट इन बिहार असेंबली, होना ही था, ये हो गया। कोर्ट टू हियर रिव्यू प्ली ऑन PMLA टुडे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे अभी फैसला आया है कोर्ट का, उसी के लिए रिव्यू प्ली डली हुई है, तो उस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट बेंच टू रिविजिट 2013 वर्डिक्ट ऑन पोल प्रोमिसेस। देखो 2013 में एक वर्डिक्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज वादे करती हैं, जुमलेबाजी करते हैं, अगर वो बाद में उसको पूरा ना करें तो उसको कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। वो ठीक है, कह दिया तो कह दिया। सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट जो था उसमें ये चीज कही गई थी। अब क्या हुआ, अब ये कहा जा रहा है कि इसको रिव्यू किया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगी या 3 जजेस की बेंच बैठेगी, 3 जजेस की बेंच बैठेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बिल है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022। आज मैं चाहता हूं आप लोग इसको PDF से पढ़ें, कल हम इसको डिटेल में देखेंगे इस पूरे बिल को। बेसिकली है क्या, इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट वाज पास्ड इन 2002 और इसके 7 साल बाद ये आया था मतलब फंक्शन में। बेसिकली जो एंटी कॉम्पिटिटिव तरीकों को यूज किया जाता है मार्केट के अंदर, उसको रोकने के लिए लाया गया था। अब इसी में अमेंडमेंट करके नई चीजें आ रही हैं, जो आप लोग आज ये पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, कल हम डिटेल में इसमें फिर पॉइंट्स निकाल के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नई बीमारी फैल रही है जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। टोमेटो क्यों बोलते हैं टोमेटो फ्लू को, तो देखो ये जो ऐसा इस तरीके का यहाँ पे निशान आता है बॉडी में जो कि लाल टमाटर की तरह दिखता है, इसलिए इसको टोमेटो फ्लू कह दिया जाता है। इन्फेक्शन हैज बीन नेम्ड टोमेटो फ्लू बिकॉज ऑफ द रेड पेनफुल ब्लिस्टर्स दैट अपीयर्स ऑन अ पेशेंट बॉडी कॉज्ड बाय कोक्सा वायरस A16, एंटोवायरस फैमिली का है ये। इसके अलावा इंटेस्टियल वायरस है जो कि अडल्ट्स में कम होता है, बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि अडल्ट्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। वेरी कंटीजियस है, इवन बच्चों से अडल्ट्स में भी ये पहुंच सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स क्या है, तो चिकनगुनिया, हाई फीवर, रैशेज, इंटेंस पेन इन जॉइंट्स, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा कि इसको टोमेटो फ्लू क्यों कहा जा रहा है। तो ये था ये वाला आर्टिकल। मोदी में अटेंड स्टेट फ्यूनरल ऑफ आबे। तो जापान के पुराने हेड शिंजो आबे साहब का असैसिनेट कर दिया गया था और इन्हीं का स्टेट फ्यूनरल होने वाला है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रोबेबली इसको अटेंड करेंगे। ऑल्दो भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दी है, बट उम्मीद है क्योंकि जापानीज मीडिया से ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है। द कोर्ट सस्पेंडेड PM प्रयुत पेंडिंग डिसीजन ऑन टर्म लिमिट। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका नाम है प्रयुत चन-ओ-चा। थाईलैंड में ये नियम है, आप 8 साल से ज्यादा टर्म पे नहीं रह सकते हो, ये 8 साल से ज्यादा हो गए थे। तो कोर्ट ने कहा है कि जब तक हमारा पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक इनका टेन्योर जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे थाईलैंड में भी देखने को मिला है, ठीक है। अपोजिशन सेज द PM who took power in 2014 coup has reached his 8-year limit, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे US जो है वो यूक्रेन को पंप करने का नाम बंद ही नहीं कर रहा है। फिर से US ने डोनेट कर दिए हैं $3 बिलियन एड टू यूक्रेन कि भाई लड़ो, तुम रशिया से लड़ते रहो, रशिया की इकोनॉमी खराब करते रहो, हमें तो मजा आ रहा है, हम तो भैया हाथ सेक रहे हैं। और यूक्रेन भी अपना मस्त है भैया, पैसा लेके लड़ा पड़ा है, चलिए सही है। देखिए जेलेंस्की जी को ना लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं कि भाई अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट ये बहुत ही गलत डिसीजन है इनका और ये अपने देश के हित में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, यूक्रेन आज नहीं तो कल रशिया के सामने तो घुटने टेकने पड़ेंगे और ये कंट्रीज भी कितना पैसा देंगे। अफगानिस्तान से इन दी एंड गए ना, फिर तालिबान आ ही गया ना, तो यही चीज यूक्रेन में होगा 5 साल 6 साल, उसके बाद फिर रशिया जब आएगा तब रशिया पूरा कैप्चर कर लेगा। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे यूक्रेन जो है ना वो अपने ही नुकसान कर रहा है। इससे अच्छा रशिया से वार्तालाप करे, बातचीत करे, सॉर्ट आउट करे एंड वापस से यूक्रेन को पटरी पे लेके आए, तो वो ज्यादा बेटर सॉल्यूशन था इसका। यहाँ पे देखिए एक इंडियन क्रिकेट टीम से खबर आई है कि एशिया कप होने वाला है। राहुल द्रविड़ जी जो हमारे हेड कोच थे उनको कोविड है, इसके चलते हुए विवेक लक्ष्मण जो है ही विल बी द इंटरिम हेड कोच, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या हमने पढ़ा। लक्ष्मण टेक चार्जेस एज इंटरिम हेड कोच,
US to donate 3 billion in aid to Ukraine. Thai court suspend PM Prayut pending decision on term limit. देन हमने यहाँ पे देखा कि मोदी में अटेंड स्टेट फ्यूनरल ऑफ आबे. देन यहाँ पे हमने टोमेटो फ्लू के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया. कंपटीशन एक्ट हम कल डिटेल में देखेंगे, परेशान नहीं होना है. सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्डिक्ट्स के बारे में देखा गया. बिहार में नीतीश जी की सरकार आ गई है. ट्यूनीशिया देखा हमने डिटेल में. आधार कार्ड वाला एक कंट्रोवर्सी देखा एंड G20 के बारे में डिटेल में देखा. दिस इज इट. ये था हमारा आज का सेशन. गाइज अगर आप हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए. आई एम गारंटिंग यू इट्स रीजनेबल प्राइस में आपको कहीं इस लेवल की कोचिंग क्लासेस, अंडरस्टैंडिंग, मेंटरशिप नहीं मिलने वाली हैं. इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो. जय हिंद, जय भारत.